अच्छा 11 नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे चैप्टर नंबर 7 संघवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात कर लें। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्र, एक 1947 उससे पूर्व और एक वर्तमान का 2020 का, इन दोनों मानचित्रों को आप अपने सामने रखेंगे। उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए, राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदले गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक, विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। मैसूर का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। मानचित्र में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। एक तरह से ये नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। इस अध्याय में विद्यार्थियों को इन प्रमुख बातों पर जानकारी दी जाएगी। नंबर 1, संघवाद क्या है? भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है? केंद्र व राज्यों के संबंध में जुड़े मुद्दे और विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है? इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी विद्यार्थियों से चर्चा की जाएगी। यह देख लें आप, 1947 जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है, उसके बाद का चित्र हम विद्यार्थियों से निवेदन करेंगे कि वे 1947 से पहले का भारत का मैप, 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस समय का मैप, और 2020, इन तीनों मैपों को अपने सामने रखेंगे। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के संदर्भ में जानकारी मिल सकेगी। जैसे आप देख लें, 1947 जब आप देख रहे हैं, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके पहले 14 अगस्त को देख लें आप, पाकिस्तान और यहाँ पर भी पाकिस्तान, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान और इसे पूर्वी पाकिस्तान, मतलब भारत के पश्चिमी हिस्से में और भारत के पूर्वी हिस्से में। बाद में ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। ये 1947 का मैप देख सकते हैं आप। और भारत संघ के ये विविध प्रांत हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ मद्रास, मैसूर उस समय के, और बहुत ये देखिए संयुक्त प्रांत उस समय, इस समय या उत्तर प्रदेश, विविध प्रकार के 1947। इससे विद्यार्थियों को एक बात समझ में आ जाएगी कि 1947 के समय भारत के विभिन्न प्रांतों का नाम क्या था, और 1947 के बाद जो भाषाई या अन्य आधार पर उनमें परिवर्तन आए या उनका विभाजन हुआ, उनमें क्या परिवर्तन आया। 2020 की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी 370 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 370 हटाया गया, जिसके वजह से फिर से उसमें परिवर्तन आया है। तो इसलिए 2020 के मैप को भी विद्यार्थी देख लेंगे। ये सब चित्र आगे देखिए आप।
यह फिर से परिवर्तन के बाद 2 मैप की बात की गई थी। देख लें आप यहाँ पर जो नाम उसमें आपको मिले होंगे वह नाम अब इसमें उन नामों में काफ़ी परिवर्तन मिलेगा। इन दोनों मैपों को विद्यार्थी अपने सामने रखेंगे और जो जो परिवर्तन हुए हैं उनको अंकित करेंगे। उससे उन्हें 1947 और अब की स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट तौर पर पता चलेगा। आगे देख, संघवाद क्या है, इसके बारे में विद्यार्थियों को समझना होगा। प्रायः एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, वह विद्यार्थियों की तरफ से भी हो सकती है, बताने वालों के भी तरफ से हो सकती है और सरकार की तरफ से भी हो सकती है। संघ और केंद्र को लेकर के प्रायः संघ को ही लोग केंद्र समझ लेते हैं और केंद्र को ही संघ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। दोनों शब्दों के भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब हम यहाँ पर, इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र की नींव संघ पर निर्भर है, केंद्र पर नहीं। वह इसलिए बताऊं कि संघ का अभिप्राय सभी का सहयोग लेकर के, सबकी भूमिका उसमें होती है, सभी लोग मिलकर के उसमें निर्णय लेते हैं, उसके बाद कोई कार्य किया जाता है। स्वाभाविक है कि वे सभी मिलजुल करके एक होकर के रहेंगे, मजबूती के साथ बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं, अर्थात उदाहरण के तौर पर कई लोगों को मिला करके, कई लोगों की विचारधाराओं को सम्मिलित करके, कई लोगों से सुझाव लेकर के जो चीज़ होगी, स्वाभाविक है कि वह मजबूत होगी, सशक्त होगी। परंतु कोई एक व्यक्ति या कोई एक स्थान से कोई निर्णय हो, या निर्णय लेने की स्थिति महज किसी एक स्थान से हो, जैसे केंद्र की बात की जाती है, संघ में यह भावना नहीं। संघ में सबको साथ लेकर के चलने की भावना। केंद्र में एक स्थान से उसमें कोई डिसीजन या कोई निर्णय लेने की बात आती है। इसका नतीजा स्वाभाविक है कि संघ में मजबूती होगी और केंद्र में स्वाभाविक है कि जब कोई चीज़ किसी एक केंद्र से, एक स्थान से या एक हाथ से चलेगी तो उसमें वह ताकत नहीं आ सकती, क्योंकि संभव है कि अन्य लोगों का उससे मतभेद हो। इसलिए हमने यहाँ संघ और केंद्र शब्द के संदर्भ में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर ली। विशेषकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इस संदर्भ में समझना चाहिए कि लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारे अंदर संघ की भावना होगी। अगर हमारे अंदर केंद्र की भावना है तो निश्चित तौर पे हमारी ताकत कमज़ोर होगी और उसमें मनमुटाव होंगे और विभेद की भी स्थिति पैदा हो सकती है। परंतु संघ में ऐसा नहीं होता। लेकिन आमतौर पर लोग संघ को ही केंद्र कह देते हैं और केंद्र को ही संघ कह देते हैं। इसी तरह से एक शब्द और है, राज्य और प्रांत। बार बार राज्य शब्द का प्रयोग होता है, परंतु उन राज्यों की बातें या उन राज्य शब्द का प्रयोग प्रांतों के लिए किया जाता है। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य महज भारत है, जबकि अन्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब के सब प्रांत हैं। लेकिन सामान्यतः पूछा जाता है कुल कितने राज्य हैं, उस क्रम में जवाब भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को बखूबी समझने की ज़रूरत है कि राज्य महज भारत है, जिसके पास जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है, जिसमें चारों तत्व पाए जाते हैं। परंतु इन प्रांतों के पास संप्रभुता नहीं पाई जाती। फिर कभी विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह आवश्यक था कि इतना विद्यार्थियों को हम बता दें। अब संघवाद है क्या, इस पर हम आते हैं। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था। 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। देखिए, केंद्रीकरण,
संघीकरण की बात नहीं आई, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आती है। संघीकरण में मजबूती, केंद्रीकरण में स्वाभाविक है तनाव की स्थिति पैदा होगी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी ब्रिटेन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। आखिरकार क्यों? संघ की भावना खत्म हुई, केंद्र की भावना पनप गई। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले कई दशकों से वह अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को अंगीकृत स्वीकार करना, स्वीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट न रहे। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था की बात आ रही है, संघीय राज्य तो थे, पर संघीय व्यवस्था के बजाय क्या हो गया? केंद्रीय व्यवस्था। एक परिवार को ही आप उदाहरण के तौर पर ले लें। परिवार में कोई निर्णय अगर सबसे राय मशविरा करके लिया जाए तो स्वाभाविक है कि वह परिवार ज़्यादा दिनों तक एक साथ चलेगा। परंतु सभी फैसले किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाएं, स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य प्रारंभ में इसका विरोध न करें, परंतु धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि विघटन की ओर चले जाएंगे। संघ और केंद्र में ही अंतर है। इसी प्रकार से संघीय व्यवस्था की जो प्रकृति और व्यवहार की बात है, संघीय व्यवस्था तो नाम था, परंतु प्रकृति और व्यवहार उसका केंद्रीय हो गया। ऐसी स्थिति में टूटन तो हो ही जाना है देर सवेर। यहाँ पर आप देखें, वेस्ट इंडीज में संघवाद। आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। उपनिवेश अर्थात आज़ादी के पहले वह किसी देश के अधीन, जैसे ब्रिटेन के अधीन भारत था। इसलिए भारत भी 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी। प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया। बाद में 1973 की चिगु आरामस संधि के द्वारा इस प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो एक देश के रूप में रह सकीं और न ही वे अलग अलग रह सकीं। यह वेस्ट इंडीज के संदर्भ में आपको जानकारी दी गई। अब आगे देखिए आप, भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं, जहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले, धर्म शब्द बार बार आता है, यहाँ पे जो धर्म शब्द का प्रयोग है वास्तव में वो संप्रदाय से संदर्भित है।
बीच बीच में जो भ्रम की स्थिति बनती है शब्दों को लेकर के, वह विद्यार्थियों को हम अवगत कराते चलते हैं। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सकता है, और धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पिता बच्चे का पालन पोषण करता है, यह धर्म है। कोई शक्ति जिसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते बताएंगे, या किसी स्थान पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हम अपने इष्ट देव के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह संप्रदाय है। आमतौर पर हमारे यहाँ इसी तरह से धर्मनिरपेक्ष शब्द और पंथ निरपेक्ष संप्रदाय, धर्म, इनको लेकर के विविध प्रकार की बोलचाल की भाषा में विसंगतियाँ अक्सर उत्पन्न हो जाती हैं, और वही विवाद का कारण बनती हैं। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सकता है, अर्थात धर्म एक से अधिक हो ही नहीं सकता, धर्म एक है। और जैसे हम बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब के सब संप्रदाय हैं, एक मार्ग है उस शक्ति तक पहुंचने के लिए जिसकी हम आराधना पूजा करते हैं, जिसे हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था है। आगे देखिए, देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग आप देख लें। आदिवासी, आदि और अंत दो शब्द हैं। अंत का अभिप्राय जहाँ कोई चीज़ समाप्त होती है, आदि का अभिप्राय जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। आदि का अभिप्राय प्रायः अंत से लोग लगा लेते हैं, गलत है। जैसे उदाहरण दिए जाते हैं उसके बाद आदि लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि यह इसका अभी समापन नहीं है। इसी प्रकार से आदिवासी अर्थात इंसानी ज़िंदगी जब शुरू हुई उस समय जैसे जिन लोगों का जीवन है अब भी, उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है आदिवासी। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं। हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार अवश्य हैं। आप देखें वह क्या क्या है। निश्चित रूप से संघ एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है, दूसरी केंद्रीय स्तर की। फिर केंद्रीय शब्द का आप देख लें, यह भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और केवल यह पुस्तकों में ही नहीं है, बल्कि संघ सरकार भी कभी कभी आयोगों का नाम केंद्रीय रख देती है, केंद्रीय आयोग। इससे भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे ही केंद्र शब्द की बात आती है, वैसे ही संघ से दुराव होने लगता है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। भारत में एकहरी नागरिकता, अर्थात हम भारत के नागरिक हैं, इसको बोलेंगे एकहरी नागरिकता। हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा इस तरह से नहीं, बल्कि हमारी केवल नागरिकता कहाँ की है, हम भारत के नागरिक, इसलिए इसको कहते हैं भारत एकहरी नागरिक। इस प्रकार लोगों को दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती, झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं। वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। उदाहरण तो यहाँ दे दिया गया, गुजराती, झारखंडी, पर हम भारतीय हैं। हमारी नागरिकता भारत की है, हमारी नागरिकता एकहरी है। हमारी नागरिकता न तो गुजरात की हो सकती है, न तो झारखंड की हो सकती है।
दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है, दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी है। दोनों सरकारों का अभिप्राय एक संघ सरकार, जिससे विभिन्न प्रांतीय सरकारें जुड़ी हुई हैं, और दूसरा जो विभिन्न प्रांतीय सरकारें हैं वह संघ सरकारों से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। देखिए आप यहाँ पर यह शब्द दोनों आ गया एक साथ। इसको लोग आमतौर पे बोलते हैं संघीय या केंद्रीय सरकार, लेकिन सर्वोत्तम क्या है? संघीय। जो अभी चर्चा हमने आपसे किया, संघीय में ताकत है, केंद्रीय में ये भाव कुछ और उत्पन्न होने लगता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। और आगे देखें आप, केंद्र, फिर केंद्र आया। देखिए यहाँ पर जैसे ही केंद्र शब्द की बात आती है तो उसमें कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं जैसे सत्ता किसी एक के हाथ में है या सत्ता कहीं एक जगह केंद्रित है। परंतु संघ की जब बात करते हैं तो उससे हम महसूस होता है कि इसमें कई लोग मिल करके उसको इन्होंने शक्ति प्रदान किया है। राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ न्यायपालिका को केवल जैसे विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, वैसे हम न्यायपालिका भी कह सकते हैं, परंतु उसके आगे हम स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है और भारतीय संविधान में दिए गए उल्लेखों, विवरणों, अनुच्छेदों के का अनुपालन करती है। उसके क्रम में वह न्याय की व्यवस्था स्थापित करती है। उस पर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का बेवजह का नियंत्रण न तो विधायिका का है न तो कार्यपालिका का है। इसलिए न्यायपालिका को क्या कहा गया? स्वतंत्र न्यायपालिका, जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा, इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान, संयम की संस्कृति को संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों, कुछ शब्द का प्रयोग लोग बार बार अपने हिसाब से करते हैं, जैसे राजनीतिक शब्द होता है, न भी बड़ी की मात्रा। कभी हम शुद्धता पर भी चर्चा करेंगे। व्यवहार से भी यह तय होता है संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ, यह देखिए यह शुद्ध लिखा हुआ है, आप समझें। कोई भी शब्द अगर एक वचन का है, उसके अंतिम अक्षर की मात्रा बड़ी है। जैसे इकाई बहुवचन होगा तो वह बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी। लड़की, लड़कियाँ, आप देखें आप शुद्ध लिखा है। इसके पहले कई जगह इस शब्द में विभेद मिलेगा। या लोग नहीं हैं, उनमें विरोध पनपता। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं। नौबत गृह युद्ध तक आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा। ये अखबारों की कटिंग है। जब केंद्र सरकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों को, जब संघ सरकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों को बजट मुहैया कराती है, धन देती है, तो उसमें कोई प्रांत खुश होता है और कोई प्रांत नाराज होता है। उसे लगता है मुझे अधिक मिला या मुझे कम मिला। नाइजीरिया में संघवाद, नाइजीरिया का उदाहरण है यहाँ पर आप देखें। और हमेशा विद्यार्थियों को तुलनात्मक अध्ययन करना ही चाहिए, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो, तर्क शक्ति में भी वृद्धि होती रहे। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र, समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इससे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक
उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया के तीन बड़ी जातीयताएं एरुबा, इवो और हाउसा फुलानी है। ये देखिए, तीन एरुबा, इवो, हाउसा फुलानी। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के तीन क्षेत्र पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर, इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया के विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय, आर्थिक मतभेद बरकरार हैं। अब यहाँ पे देखना है विद्यार्थियों को कि वे कहाँ पहुँचे और क्या समझे। एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ कौन तय करता है। देख लो, एक ही साथ दो शब्दों का प्रयोग है, संघीय और केंद्रीय, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों में टकराव का समाधान कौन करता है। उपयुक्त शब्द क्या है यहाँ पर? यहाँ पे संघ सरकार, यहाँ पर प्रांत। ये सटीक बैठते हैं राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से। परंतु अगर संघ की जगह हम केंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रांत की जगह राज्य का प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है भ्रम का पैदा होना। इसलिए हमने बताया विद्यार्थियों को, ताकि किसी तरह का उनके मन में संशय या भ्रम न रहे। जो विद्यार्थी इसको सुनते पढ़ते हैं, उन्हें अगर किसी प्रकार का संशय भ्रम हो तो सुनते समय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर अलग से उसके बारे में विस्तार से भी उनसे चर्चा की जा सकती है। और हमारी बातों से अगर कहीं वे सहमत न हो तो स्वाभाविक है कि उस पर भी वे अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं, इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों भाषाभाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी। इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूरे समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकार को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। दूध का जला मुंठा भी फूंकना। राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में विकेंद्रीकरण की बात और सबसे ज़्यादा अधिकार गांवों को गणराज्य बनाने की। परंतु जैसे ही धर्म के आधार पर संप्रदाय कहा जाए के आधार पर पाकिस्तान बना तो संविधान निर्माताओं के मन में केंद्र संघ को लेकर के मन में संशय हुआ और इसको लेकर के थोड़ी सी स्थिति भिन्न हुई और उन्होंने विभिन्न विकेंद्रीकरण के बजाय, विकेंद्रीकरण की सत्ता तो है, इसके बावजूद उन्होंने केंद्र को, संघ को मजबूत करने की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संघ और राज्यों के बीच
हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ केंद्र लिखा है वहाँ संघ की बात करें, ताकि किसी तरह के भ्रम की स्थिति न हो और विद्यार्थियों के मन में भी सामूहिकता की भावना बनी रहे, जो बाद में राष्ट्रीयता के संचालन में सहयोग कर सकती है। राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। मिसाल के तौर पर क्या है, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। देख लें आप, फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ, इससे यह समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 1 का 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। इसी में 2 देखिए, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र भी होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। और देखें शक्ति विभाजन, भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। संघीय शब्द का ही प्रयोग करें आप, समझने के लिए बेहतर रहेगा। मन में संघ को लेकर सबको लेकर चलने की बात आती है। दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या प्रांतीय इकाई, यहाँ पर प्रांतीय भी देखें आप, दोनों शब्द का प्रयोग है, प्रांतीय और राज्य। इसमें प्रांतीय सुखद शब्द है और उपयुक्त शब्द भी है, के लिए जिन्हें राज्य सरकार कहते हैं। यहाँ पर देखें प्रांतीय अर्थात प्रांतीय सरकार कहते हैं। दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ संघ के पास हैं और कौन सी प्रांतों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधान के अनुसार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि कौन कौन सी शक्तियाँ केवल संघ सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी प्रांतों को। आगे अभी आपको चार्ट सामने रखा जाएगा, जिसमें 3 सूचियों के आधार पर बताया जाएगा कि कौन किस सूची के अंतर्गत संघ सरकार या प्रांतीय सरकारें कानून बनाती हैं। शक्ति विभाजन एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान में आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी हैं। राज्य के उत्तरदायित्व बहुत, राज्य फिर आया, प्रांतों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। पर आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप क्या समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का अलग से उल्लेख करना जरूरी है? क्यों? बहुत से राज्य शक्ति विभाजन से असंतुष्ट क्यों रहते हैं? बहुत से राज्य प्रांत शक्ति विभाजन से असंतुष्ट क्यों होते हैं? आप इसके बाद देखें, वह चित्र आ गया जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको विद्यार्थी बखूबी देखेंगे और समझेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें, इसलिए कि इन्हीं विषयों के आधार पर संघ और प्रांतों के संबंध निर्भर करते हैं। आप देख लें, यह भारत का संविधान है और सबसे पहले संघ सूची की बात की गई। संघ सूची की बात अर्थात संघ सरकार, राज्य सूची का अभिप्राय अर्थात प्रांतीय सरकार, समवर्ती सूची का अभिप्राय संघ और प्रांतीय सरकारें, संघ की सरकार और विभिन्न प्रांतों की सरकारें। यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ बातें, फिर आगे बढ़ते हैं। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। केंद्र और संघ में कन्फ्यूजन की स्थिति विद्यार्थियों में हो सकती है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि संघ की ही बात करें। जब जब केंद्र की बात आएगी वहाँ पर हम संघ की ही बात करेंगे, जिससे किसी तरह की भ्रम की स्थिति विद्यार्थियों में नहीं आनी चाहिए। और देख लें आप यहाँ कि संघ सूची
हमने बताया कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों को, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार और विभिन्न प्रांतीय सरकारों को। आपके मन में आ सकता है, जब प्रांत की बात आ रही है तो राज्य क्यों लिखा गया है? राज्य जब केवल भारत है तो यहाँ पर संपूर्ण भारत के अधिकार क्षेत्र में संघ सूची है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्य क्यों लिखा गया? लिखा गया है, आप इसको प्रांत के आशय से लेकर चले, राज्य तो केवल भारत है। अब आप आए आप इस सूची के संदर्भ में संविधान का वर्गीकरण, भारत का संविधान किन सूचियों के तहत संघ और प्रांतीय सरकारों में विषयों का बंटवारा किए गए। संघ सूची में आप देख लें, प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, और इस पे संघ सरकार कानून बनाती है। और नज़दीक से देख ले आप, है ना, प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे। आपने रेलवे को देखा होगा, विभिन्न प्रांतों से गुजरती है, लेकिन यह किसके अधीन है? संघ सरकार के अधीन है, अर्थात भारत के अधीन है। बैंकों पर भी उसी तरह से आप देख लें, युद्ध और शांति की भी स्थिति में, विदेश, अन्य देशों से भी, परमाणविक ऊर्जा, आरक्षा संबंधित, सेना, ये सब। और आगे भी देखिए, डाक और तार, पोस्ट ऑफिस आपने देखा होगा हर शहरों नगरों में, गांव में भी, वायुसेना, और ये आपके बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, हमारी मुद्रा क्या है? रुपया। ये सब चीज़ें संघ सरकार के अधीन है, इसलिए इसको संघ सूची में शामिल किया गया है। इस पर पूर्णतया कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। भारत का संविधान में राज्य सूची, जो विभिन्न प्रांतीय सरकारों के पास इसका अधिकार निश्चित है, जिसमें देखें आप, कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में कौन कौन? त्रिस्तरीय पंचायत जो होते हैं आपके, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, ये सब किसके अंतर्गत हैं? प्रांतीय सरकार। सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, भूमि, इसका नाम क्या लें, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, इसे तो पढ़ लेंगे आप। और आगे देखिए आप, यह समवर्ती सूची, एक बार ऊपर दिखा दें आपको, भारत का संविधान। अभी हमने आपसे समवर्ती सूची पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर संघ सरकार और विभिन्न प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को। अब विद्यार्थियों के मन में एक बात आ सकती है कि जब किसी विषय पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि किसी सरकार द्वारा बनाया गया कानून अन्य सरकार के बनाए गए कानून में अंतर हो। ऐसी स्थिति में किसका कानून माना जाएगा? तो यहाँ पर हम आपसे स्पष्ट करते हैं, यह हमारे संवैधानिक ढांचे में दिया गया है कि प्रांतीय सरकार और संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में किसी तरह के अंतर की स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मान्यता दी जाती है। ये समवर्ती सूची है। इस सूची में जितने भी विषय हैं, इन विषयों पर संघ और प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन में भी आपने देखा होगा, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, इन सभी विषयों पर संघ और प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती हैं। मतभेद की स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ, इनमें से सभी मामले शामिल हैं। इनमें वे मामले शामिल जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, जैसे साइबर कानून। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका किसे कहते हैं, पहले भी बताया जा सकता है, संसद को कानून
और प्रांतीय विधायिका विधानसभा विधानमंडल को कहते हैं, विधानमंडल को बोलते हैं। केंद्रीय विधायिका संसद को, जिसमें 2 अंग राज्यसभा और लोकसभा, और प्रांतीय विधायिका विधानमंडल, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा। हमारी कोशिश होगी कि बीच बीच में उन तथ्यों को भी विद्यार्थियों के सामने रखें जिससे वे उसके संदर्भ में फिर से जान जाएं, विस्मरण की स्थिति न पैदा हो, समझने में सहूलियत हो। सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल, अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता है कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इस विविधताओं को समेट सके। वे एक शक्तिशाली संघीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे। क्यों केंद्रीय संघीय शब्द बार बार आ रहा है, या केवल यहीं पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। संघ सरकार ने भी कई संघ आयोग, संघीय आयोग के बजाय केंद्रीय आयोग नाम दे दिया, जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सकें, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सकें। स्वतंत्रता के समय संघ के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थीं क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतें भी थी, जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली संघीय सरकार करे। ऐसा करने में उसे प्रांतों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त संघीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। संविधान सभा में टी.टी. कृष्णामाचारी के जो कथन है, मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूँ कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र, राज्य, चाहे वे एकात्मक रहे हों या संघात्मक, संकेत देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए। देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। टी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के बाद की बात में उन्होंने अपनी बात का उल्लेख किया है। उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त संघीय सरकार की स्थापना करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र, किसी राज्य क्षेत्र से, यह चीज़ें लिखी भी हैं परंतु भाव उसके अलग हैं। विवाद की स्थिति भी इसी तरह से बन जाती है कि जब व्यक्ति समझता कुछ और है, अब बोलते समय किसी उसके अनुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करता है, तो अर्थ के बजाय अनर्थ की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अर्थात किसी प्रांत में से उसका प्रांत क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक प्रांतों को मिलाकर एक नए प्रांत का निर्माण कर सकती है। राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से यह सर्वोत्तम प्रकृति होगी। फिर भी आप यहाँ लिखा है उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। मिलाकर एक नए प्रांत का निर्माण कर सकती है। वह किसी प्रांत की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित प्रांत के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर
देता है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने हेतु कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अधिकृत संघीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत, यहाँ पर ठीक है, केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को वह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सामान्य स्थिति में भी संघ सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर संघ सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं। राज्य अनुदानों, वित्तीय सहायता के लिए, फिर राज्य यहाँ पर प्रांत के लिए संघ पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत संघ सरकार के हाथ में सिमटती गई। संघ सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। अब योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, नीति कर दिया गया है। उसका नाम योजना आयोग की जगह बदल दिया गया है। उसका जब विषय आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह जान लें, कब योजना आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे नीति आयोग हो गया। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग प्रांतों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है। सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित प्रांतों के प्रति भेदभाव रवैया अपनाती है। हम आगे पढ़ेंगे। राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है, प्रांत के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रपति को कर सकती है। यहाँ पे देखें, कुछ कथन था जो विद्यार्थी के मन में, मैं अब समझ गया कि हमारा संविधान क्यों दूसरों को सिर्फ हमारा संविधान क्यों दूसरों की सिर्फ नकल भर नहीं। इसमें संघवाद का नक्शा निश्चित ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया। अभी देखिए, तो राज्यपाल सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। महत्वपूर्ण बात है, विद्यार्थियों को इस बात को ध्यान रखें। विधानमंडल अर्थात प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत कार्य करने वाली विधानमंडल जब किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजें तो यह राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह चाहे तो उस विधेयक की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह देखें, जो सामान्यतः बातें बच्चों के बीच में नहीं आती। इससे संघ सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी प्रांत के कानून निर्माण में देरी कर सके। यह चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार, वीटो, इंग्लिश में वीटो और हिंदी में निषेधाधिकार, प्राय भ्रम की स्थिति। निषेधाधिकार अर्थात मनाही, किसी काम को न करने देना या उस पर रोक लगाना, ऐसा अधिकार, इसको बोलते हैं निषेधाधिकार। प्रयोग करके उसे पूरी तरह से नकार दे। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि जब संघ सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। आप ये जान लें कि अभी जो 3 सूचियों की बात हुई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को। परंतु अगर संघ सरकार उस पर कानून बनाना चाहती है तो उसे राज्यसभा से, संसद के राज्यसभा से, जो विशेष अधिकार है राज्यसभा का, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में होना चाहिए। सामान्यतः लोकसभा प्रभावी है राज्यसभा पर, परंतु
राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में कानून बनाने के संदर्भ में संसद में राज्यसभा से अनुमति मिलेगी, तभी उस पर कानून बनाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान संविधान में साफ साफ कहा गया है। केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका, प्रादेशिक यहाँ पे उपयुक्त शब्द है, यहाँ पे संघीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। ये होना भी चाहिए। इसके अतिरिक्त संघ सरकार प्रांतीय सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का इन प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 257(1) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने पर होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यह है आर्टिकल नंबर 257(1) भारतीय संविधान। आपने कार्यपालिका से संबंधित पिछले अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं। इनमें चयनित पदाधिकारी प्रांतों के प्रशासन में कार्य करते हैं। जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिलाधीश, जिसे कई नामों से जाना जा सकता है। जिलाधिकारी भी कह सकते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, कलेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि करों को संग्रह करने का काम इन्हीं के नेतृत्व में होता है, इसलिए इनको कलेक्टर भी कहते हैं। इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों पर संघ सरकार का नियंत्रण होता है। प्रांत न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, इसको जानते रहें, एक वेरी इंपॉर्टेंट। प्रांत न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। यही चीज़ें विद्यार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ ले जाती हैं, तो उनको कार्य करने की काफ़ी कुछ स्वतंत्रता होती है। हालांकि विभिन्न प्रांतीय सरकारें अभी जहाँ जहाँ जनता अशिक्षित है, इन नियमों को नहीं जानती, वहाँ भ्रम पैदा करती है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। एक सामान्य से नियम है कि जिस भी व्यक्ति की, क्या कह सकते हैं, जिसकी भी नियुक्ति जो करता है वही उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इनके संदर्भ में प्रांतीय सरकारों को कितना अधिकार है। आगे विस्तार से बताएंगे कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो क्या करना होता है। संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 33 एंड 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन, मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद की इस बात का अधिकार देते हैं संसद को कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र संघ या प्रांत के किसी भी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है, और इसको देख लें। इसके बाद जो शेष अंश है अगले भाग में कहाँ पहुँचे और क्या समझे, इस दृष्टिकोण के पक्ष में 2 तर्क विद्यार्थी देंगे कि हमारा संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ है। क्या आप मानते हैं
वेरी इंपॉर्टेंट। देखें आप, शक्तिशाली केंद्र राज्यों को कमज़ोर करता है ना। शक्तिशाली यहाँ पे देखें, केंद्र की जगह संघ समझें और यहाँ राज्य की जगह प्रांत समझें। शक्तिशाली प्रांतों से केंद्र कमज़ोर होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत बात की गई। इस पर विचार कर सकते हैं। इसका महज एक ही जवाब होगा कि हमारा ढांचा क्या है, संघीय है, केंद्रीय नहीं है, संघीय है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसे संघीय है, सबको साथ लेकर के, केवल ऐसे नहीं है। और शेष भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव शेष चीज़ों को इसी के दूसरे भाग में हम आपके सामने फिर से रखेंगे।